जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ शब्द मुंह से एक पल में निकलते हैं, लेकिन उनकी गूंज वर्षों तक घर की दीवारों में बनी रहती है। थप्पड़ का निशान कई बार जल्दी मिट जाता है, कड़ी आवाज भी समय के साथ हल्की पड़ जाती है, लेकिन अपने ही मुंह से निकली हुई अस्वीकृति वो सीधा सामने वाले के दिल में जाकर बैठती है। आज का यह सत्संग एक बाप का है, ऐसे बाप का जो बाहर से जिम्मेदार था, मेहनती था, परिवार के लिए खड़ा था, लेकिन अपने ही बेटे के डर, दबाव और बदलते समय को समझ नहीं पाया। यह सत्संग सिर्फ एक लड़के के घर छोड़ने का नहीं है, यह उस दूरी का सत्संग है जो एक ही छत के नीचे रहते रहते भी बढ़ जाती है। यह उस अहंकार का सत्संग है जो अपने आप को अनुशासन समझता रहता है, और यह उस कृपा का सत्संग है जिसमें गुरुजी इंसान को पहले उसकी गलती दिखाते हैं, फिर सुधार का रास्ता। आज का यह सत्संग दिल्ली के एक परिवार का है जहां फादर और सन की लड़ाई किसी एक दिन में नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे बनी थी। एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से, टोन से, चुप्पी से, और जब फटी तो घर का चैन भी साथ ले गई। आइए सुनते हैं राजीव सचदेवा जी का अपना सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम राजीव सचदेवा है। मैं दिल्ली के पीतमपुरा में रहता हूं। मेरी उम्र 52 साल है। मेरी वाइफ नेहा है और एक बेटा है, अथर्व। आज मैं कह पा रहा हूं, यह भी गुरुजी की कृपा है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैंने बेटे को सिर्फ घर से नहीं, अपनी किस्मत से भी निकाल दिया है। मैं प्राइवेट कंपनी में ऑपरेशंस का काम करता था। पूरी जिंदगी टाइम, डिसिप्लिन, ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में निकली। मेरे लिए सक्सेस का सीधा मतलब था पढ़ाई ठीक, आदतें ठीक, रिस्पेक्ट ठीक, फ्यूचर सिक्योर। मैं मानता था कि मैं सही हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा बेटा अथर्व शुरू से पढ़ाई में एवरेज था। बुरा नहीं था, लेकिन वैसा भी नहीं जैसा मैं चाहता था। उसे स्केचिंग पसंद थी, एनिमेशन पसंद था, साउंड एडिटिंग में इंटरेस्ट था। लैपटॉप पर कुछ बनाता रहता, हेडफोन्स लगाए बैठा रहता, कभी नोटबुक में कैरेक्टर्स ड्रॉ करता रहता। मैं ये सब टाइम वेस्ट मानता था। मैं कहता, यह सब हॉबी ठीक है, करियर नहीं। जिंदगी ड्राइंग से नहीं चलती। एक बार अच्छे मार्क्स ले आ, फिर जो करना है कर लेना। हर समय फोन और लैपटॉप से आदमी कुछ नहीं बनता। संगत जी, मैं गलत इरादे से नहीं बोलता था। मैं जेन्युइनली उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। लेकिन प्यार अगर सामने वाले की प्रकृति को कुचलने लगे तो वो गाइडेंस नहीं रह जाता, प्रेशर बन जाता है। नेहा कई बार समझाती थी, थोड़ा प्यार से समझाओ। मैं कहता, तुम्हारी सॉफ्टनेस ने ही इसे सीरियस नहीं होने दिया। घर में टेंशन की जड़ पढ़ाई नहीं थी, असल जड़ थी। मैं उसे सुनता कम था, सुधारता ज्यादा था। 11वीं तक आते आते अथर्व बदलने लगा। पहले वो डिनर टेबल पर बात कर लेता था, अब जल्दी उठ जाता। पहले वीकेंड पर मेरे साथ मार्केट चला जाता, अब रूम में बंद रहता। पहले अपनी ड्राइंग्स दिखाता था, अब सेव भी पासवर्ड में करने लगा। मैंने इसे टीनेज एटीट्यूड समझा। मैं और सख्त हो गया। उसके मार्क्स एक बार और गिरे। मैंने ट्यूटर लगाया, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने फोन बंद करवाया, उसने मुझसे बात बंद कर दी। संगत जी, हम अक्सर समझते हैं कि कंट्रोल बढ़ाने से सिचुएशन संभल जाएगी, लेकिन कई बार कंट्रोल से कम्युनिकेशन मर जाता है। एक शाम नेहा ने मुझसे कहा, राजीव, तुम्हें अपने बेटे से डर की नहीं, भरोसे की भाषा में बात करनी चाहिए। मैंने इरिटेटेड होकर जवाब दिया, जब वो रिजल्ट भरोसे लायक देगा, मैं भी भाषा बदल दूंगा। अब सोचता हूं तो लगता है उस दिन सिर्फ नेहा को नहीं काटा था, मैंने अपने घर की आखिरी नरमी को काट दिया था। अथर्व 17 साल का था। बोर्ड एग्जाम्स पास थे। स्कूल से रिपीटेडली कॉल्स आ रहे थे कि अटेंडेंस कम है। मैंने चेक किया तो पता चला कि वो कुछ क्लासेस स्किप कर रहा था।
गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन मैंने जो किया वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो अपमान था। मैंने उसे शाम को सामने बैठाया। नेहा भी वहीं थी। मैंने उससे पूछा, तू जा कहाँ रहा है? वह चुप। मैंने फिर पूछा। वह बोला, मैं बस थोड़ा अकेला रहना चाहता हूं। ये सुनकर मैं और भड़क गया। मुझे लगा ये जवाब नहीं, एटीट्यूड है। मैंने कहा, अकेला रहना है? किस बात का स्ट्रेस है तुझे? कमाता मैं हूं, घर चलाता मैं हूं। टेंशन मुझे होनी चाहिए या तुझे? वह चुप रहा। उसकी वही चुप्पी मुझे आग की तरह लगी। मैंने बहुत कुछ कह दिया, ऐसी बातें जो किसी बाप को अपने बच्चे से नहीं कहनी चाहिए। कंपैरिजन किया, निकम्मा कहा, नालायक कहा, और आखिर में वो वाक्य कहा जो आज भी याद करके सीना भारी हो जाता है। मैंने कहा, आज के बाद मुझे पापा मत कहना। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नेहा ने तुरंत कहा, राजीव बस करो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अथर्व ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी ठंडी चोट थी। वो बिना कुछ बोले उठा, अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। सुबह मैं ऑफिस चला गया। मेरे भीतर अभी भी वही ईगो था। ठीक है, थोड़ा शौक लगेगा तो सुधरेगा। दोपहर में नेहा का फोन आया। आवाज कांप रही थी। अथर्व घर पर नहीं है। मैंने कहा, कहीं गया होगा, आ जाएगा। उसने कहा, उसका बाग भी नहीं है। संगत जी, ये सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। हमने उसके दोस्तों को फोन किए, स्कूल में पूछा, नियर बाय कैफेज, गेमिंग प्लेसेस, कोचिंग, सब जगह देखा, कुछ नहीं। शाम तक पैनिक बढ़ गया। रात तक पुलिस कंप्लेंट दर्ज हुई। पहले 24 घंटे बहुत भारी थे। हर घंटी पर दिल उछलता, हर अननोन नंबर पर उम्मीद जागती, हर बार खाली हाथ लौटते। नेहा की हालत खराब होने लगी। वो उसके रूम में बैठी रहती, कभी उसकी किताबें समेटती, कभी उसकी हुडी पकड़कर रोती, कभी कबर्ड खोलकर फिर बंद कर देती। मैं बाहर भाग दौड़ करता रहा। सीसीटीवी, दोस्तों से पूछताछ, साइबर सेल, रिलेटिव्स, जो समझ आया किया। लेकिन संगत जी, आदमी बाहर जितना एक्टिव होता है, भीतर उतना ही हेल्पलेस भी हो सकता है। तीसरे दिन पुलिस वाले ने प्रैक्टिकल टोन में कहा, सर, टीनेज केसेस में लड़के खुद कांटेक्ट करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, यानी इंतजार करो। इंतजार, ये शब्द सुनना आसान है, जीना नहीं। 6 दिन बाद भी कोई खबर नहीं थी। फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। रूम वैसा ही रखा था। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रता पूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहां एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें।
श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। संगत जी, नेहा कहती, कुछ मत छूना। मैं भी नहीं छूता था, लेकिन कई बार दरवाजे पर खड़े खड़े देखता रहता। उसकी स्टडी टेबल पर पेन पड़ा था, एक आधी बनी स्केच थी, नोटबुक के पीछे कुछ रफ डिजाइन्स थे, एक हेडफोन कुर्सी पर पड़ा था। पहले मैं इन्हीं चीजों को बेकार समझता था, अब वही सब मुझे उसकी आवाज जैसे लगते थे। एक रविवार मैं कमरे में अकेला था। टेबल साफ करते करते एक फाइल गिरी। उसमें कुछ प्रिंटआउट्स थे, एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स, डिजाइन कोर्सेज, स्कॉलरशिप पेजेस, पोर्टफोलियो गाइडलाइंस। संगत जी, मैं कुर्सी पर बैठ गया। मतलब वह निकम्मा नहीं था, वो कुछ करना चाहता था। बस वह मेरे रास्ते से अलग रास्ता चाहता था। और मैंने क्या किया? मैंने उसके रास्ते को समझने की जगह उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। यह रियलाइजेशन बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि अब तक मैं खुद को पीड़ित बाप समझ रहा था। उस दिन पहली बार मैंने खुद को कारण के रूप में देखा। यहां से सत्संग का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा लोग सोचते हैं। न कोई अचानक न्यूज आई, न कोई ड्रामेटिक घटना हुई, न उसी दिन सब बदल गया। बदलाव एक बहुत छोटे क्षण से शुरू हुआ। मेरी मां हमारे साथ नहीं रहती थी, लेकिन उस समय कुछ दिनों के लिए आई हुई थी, क्योंकि नेहा की हालत ठीक नहीं थी। एक शाम मैं ड्राइंग रूम में चुप बैठा था। उन्होंने बिना कुछ कहे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप सामने रख दिया और बोली, राजीव, जब तक तू अपने बेटे की गलती गिनता रहेगा, तुझे वो कहीं दिखाई नहीं देगा। पहले अपना हिस्सा देख। ये सेंटेंस सुनकर मैं चिढ़ भी सकता था, बचाव भी कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन रेजिस्टेंस नहीं आया। रात को सब सो गए, मैं अकेला बैठा रहा गुरुजी के स्वरूप के सामने। पहली बार मैंने बेटे की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना से पहले यह स्वीकार किया, गलती मेरी भी थी। संगत जी, यह बहुत छोटा सेंटेंस लगता है, लेकिन कई घरों में यही सेंटेंस वर्षों तक नहीं निकलता। उस रात मैंने कोई लंबी प्रेयर नहीं की, मैंने कोई बार्गेन नहीं किया। बस मन ही मन ये कहा, अगर वो वापस आ जाए तो इस बार मैं उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, पहले उसे सुनूंगा। उसी समय मेरी नजर मेज पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। वो अथर्व की थी। नेहा शायद उसके रूम से लाकर रख गई थी। मैंने पहले हेजिटेशन से खोली, फिर सोचा शायद क्लू मिले। उसमें हर पेज पर पर्सनल बातें नहीं थी, लेकिन कुछ पेजेस ने मुझे भीतर तक हिला दिया। एक जगह लिखा था, काश पापा एक बार मुझसे ये पूछें कि मुझे क्या अच्छा लगता है। दूसरी जगह, मैं घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन घर में रहते हुए भी अपना नहीं लगता। और एक लाइन, मुझे डांट से उतनी चोट नहीं लगती जितनी इस बात से लगती है कि पापा को लगता है मैं कुछ बन नहीं सकता। संगत जी, डायरी बंद करने की ताकत नहीं बची। मैंने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उस रात मैं पहली बार बेटे के जाने पर नहीं, अपनी कठोरता पर रोया। अगले दिन मैंने 3 काम किए। पहला, पुलिस प्रोसेस जारी रखा, लेकिन टोन बदली। अब मैं सिर्फ फाइंडिंग मोड में नहीं था, अंडरस्टैंडिंग मोड में भी था। दूसरा, नेहा के सामने बैठकर साफ कहा, मैंने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। नेहा रो पड़ी। वो शायद महीनों से यही सुनना चाहती थी। उसने कहा, बस वो मिल जाए, बाकी हम संभालेंगे। तीसरा, मैंने अथर्व के एक स्कूल फ्रेंड को फोन किया, जिससे मैं पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह बात कर रहा था। इस बार मैंने उससे पूछा, क्या अथर्व ने कभी तुम्हें बताया कि वो क्या करना चाहता है? लड़के ने थोड़ा हेजिटेशन के बाद कहा, अंकल, वो डिजाइन पढ़ना चाहता था। उसे लगा आप कभी मानेंगे नहीं। उसने कहा था कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप उसे खत्म समझेंगे। ये खत्म समझेंगे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ही शब्द मेरे खिलाफ खड़े कर दिए हों। करीब 6 हफ्ते बाद पहली ठोस खबर मिली। एक एनजीओ के थ्रू सूचना आई कि एक टीनेजर जो घर से निकला था,
टेम्पररी यूथ शेल्टर में रजिस्टर्ड है। डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा था। मैं और नेहा वहां पहुंचे। संगत जी, वो मोमेंट मैं आज भी शब्दों में पूरा नहीं कह पाता। वो सामने बैठा था, कमजोर लग रहा था, दुबला भी, लेकिन सुरक्षित था। नेहा उसे देखते ही रो पड़ी। वह भी उठ खड़ा हुआ। दोनों गले लगे और मैं कुछ कदम दूर खड़ा रहा, क्योंकि उस समय मुझे लगा मेरे पास दौड़कर गले लगाने का अधिकार है भी या नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। नफरत नहीं थी, लेकिन सहजता भी नहीं थी। मैं उसके सामने गया। पहली बार लाइफ में बेटे से अथॉरिटी में नहीं, फोल्डेड हार्ट के साथ बोला, अथर्व, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे समझा नहीं। बस इतना। कोई स्पीच नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई लेकिन नहीं। संगत जी, कभी कभी हीलिंग की शुरुआत एक्सप्लेनेशन से नहीं, बिना शर्त अपॉलॉजी से होती है। थर्व उसी दिन हमारे साथ नहीं आया। शेल्टर के काउंसलर ने कहा कि ट्रस्ट रीबिल्ड धीरे धीरे होना चाहिए। हमने उनकी बात मानी। अगले कुछ हफ्तों तक सुपरवाइज्ड मीटिंग्स हुई। मैं हर बार कॉन्शियसली कम बोलता, ज्यादा सुनता। मैंने पहली बार उससे पूछा, तुझे किस काम में सच में खुशी मिलती है? उसने सीधे जवाब नहीं दिया। लेकिन तीसरी मुलाकात में उसने अपना डिजिटल आर्टवर्क दिखाया। संगत जी, मैं सच कहूं, मैं स्टन रह गया। जो चीज मैं टाइम वेस्ट कहता था, उसमें स्किल थी, डेप्थ थी, मेहनत थी। मैंने कहा, ये तूने बनाया? वह बोला, हाँ। मैंने उसके चेहरे पर कई महीनों बाद एक हल्की सी रोशनी देखी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। हमने काउंसलर की मदद से प्लान बनाया। रेगुलर स्कूलिंग के साथ अल्टरनेटिव क्रिएटिव ट्रैक कैसे जुड़ सकता है, कौन से कोर्सेज पॉसिबल हैं, पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है, इन सब पर काम शुरू हुआ। अथर्व घर लौटा, लेकिन इस बार घर का नियम सिर्फ इतना नहीं था कि समय पर आना है। इस बार नियम यह भी था कि टोन का ध्यान रखा जाएगा, बात बीच में नहीं काटी जाएगी, और हफ्ते में एक दिन फैमिली बिना जजमेंट के साथ बैठेगी। छोटी चीजें थी, लेकिन इन्हीं से घर की हवा बदली। कुछ महीनों बाद एक शाम मैं फिर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा था। उस समय तक अथर्व वापस आ चुका था। नेहा थोड़ी संभल गई थी। घर का रूटीन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा था। मैंने उस दिन एक बात बहुत साफ समझी। मैं इतने समय तक ये मानता रहा कि मेरा बेटा घर छोड़कर गया, लेकिन सच ये था कि उससे पहले मैंने उसके मन की जगह छोड़ दी थी। मैंने रिलेशन को रिपोर्ट कार्ड से मापना शुरू कर दिया था। मैंने बेटा कम और प्रोजेक्ट ज्यादा देखना शुरू कर दिया था। गुरुजी की कृपा यह नहीं थी कि कोई एक चमत्कार हुआ और सब ठीक हो गया। गुरुजी की कृपा यह थी कि उन्होंने मुझे मेरी ही आवाज का बोझ सुनाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि अथॉरिटी और कठोरता में अंतर होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि पिता होना कंट्रोल करना नहीं, सहारा देना है। अथर्व ने बाद में डिजाइन लाइन पकड़ी, स्लो पेस से, अपने ढंग से। आज भी वह टॉप रैंकर नहीं है, लेकिन वह घर में मौजूद है, बात करता है, मुस्कुराता है, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को छुपाता नहीं। नेहा कहती है, हमारा बेटा वापस आया, लेकिन उससे पहले हमारे घर की भाषा वापस आई, और यह बिल्कुल सच है। संगत जी, इस सत्संग में कई गहरी बातें छुपी हैं। पहली, हर रिबेलियस दिखने वाला बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं होता, कई बार वो गलत समझा हुआ होता है। दूसरी, माता पिता की चिंता सही हो सकती है, लेकिन उसकी भाषा गलत हो जाए तो सही बात भी चोट बन जाती है। तीसरी, हर जेनरेशन अपने समय के हिसाब से सपने देखती है। जरूरी नहीं कि बच्चा जिस रास्ते पर जाए वो कमजोर रास्ता हो, सिर्फ इसलिए कि वह पुराना रास्ता नहीं है। चौथी, घर तब टूटते हैं जब लोग बोलना बंद करते हैं, और घर तब जुड़ते हैं जब कोई एक व्यक्ति पहले अपना अहंकार नीचे रख देता है। पांचवी, गुरुजी कई बार हमारी प्रॉब्लम तुरंत खत्म नहीं करते। पहले वे हमारी आंख से पर्दा हटाते हैं, ताकि हम रिलेशन को उसकी सच्ची जगह से देख सकें।
संगत जी, अगर आपके घर में भी बेटा या बेटी दूर हो गया है, कमरे में बंद रहता है, जवाब कम देता है, गुस्सा करता है, या आपको लगता है कि वो हाथ से निकल रहा है, तो सिर्फ नियम मत बढ़ाइए, एक बार भाषा भी बदलिए। पूछिए, तुझे सच में क्या भारी लग रहा है? तू मुझसे नाराज है या डरा हुआ है? मैं तेरी मदद कैसे करूं? कई बार बच्चे सल्यूशन नहीं, सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं। और अगर आप माता पिता हैं, तो गुरुजी के सामने बैठकर ये प्रार्थना भी कीजिए, मेरी संतान को बदलने से पहले मुझे उसे समझने की बुद्धि दे दो। यही प्रार्थना कई टूटे हुए घरों की शुरुआत फिर से लिख सकती है। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।